आइए, तो मैं रिवाइज करा दूँ, मैं इसे रिवाइज करा दूँ ना, डाइजेशन सिस्टम पढ़ा दूँ, तो फिर वो रेस्पिरेशन का आधा नोट छूट जाएगा। पढ़ा आधे घंटे में पढ़ा तो नहीं पाऊंगा, मतलब ओवरव्यू दे दे। देखिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन को लेकर के इस चैप्टर में बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ाया गया है। 5 नंबर का सवाल आएगा, 5 नंबर का आएगा। हाँ, नहीं सवाल आपके जो टेस्ट सिलेबस में सवाल जो भी पैटर्न पे आता है उसमें 5 नंबर का कोई सवाल आता है नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव आते हैं, ऑब्जेक्टिव 2 मार्क वाला। तो मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि अपने को जो पढ़ना होता है वो सबसे पहले ह्यूमन का स्ट्रक्चर, ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ना होता है। आइए हम उसको थोड़ा सा बताते हैं। अरे भाई बहुत अच्छी है। ओहो मे भी वो आपसे फिगर में 2-4 नोटेशन पूछ सकते हैं एक्सप्लेन करने को। इस तरीके का एक फिगर एनसीईआरटी ने दे रखा है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है। इस फिगर में मे भी वो क्या करेंगे, वो बना देंगे इस तरीके से और तुमसे पूछ सकते हैं कि कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। समझ आ रहा है, कौन सा पार्ट क्या कहलाता है, ये वो पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा सा रफी बना रहा हूँ, जब मैं पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को तो अच्छे से बना लूँगा। यहाँ पे समथिंग इस तरीके का होता है, इस तरीके का पूरा सिस्टम होता है। इसमें अगर नाम बताया जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ होती है, तो यहाँ पर एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं पेनक्रियाज। क्या कहते हैं? पेनक्रियाज। इसको क्या कहते हैं? पेनक्रियाज। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं क्या? स्टमक। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं ऑसोफेगस। क्या कहते हैं? ऑसोफेगस। उसके बाद ये स्टमक के बाद जो शुरू होता है पेनक्रियाज के, जहाँ पर पेनक्रियाज अटैच रहता है, उस पार्ट को कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है उसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन से एक चीज अटैच होती है जिसको कहते हैं अपेंडिक्स। और अगर मैं यहाँ पर इसको आगे की तरफ देखूँ थोड़ा सा, तो ये वाली जो ओपनिंग होती है आखिरी वाली, इसको कहते हैं एनस। और ये वाली जो ओपनिंग है इसको कहते हैं माउथ। देखिए बेसिकली आपको अगर डाइजेशन की बात करें या आप न्यूट्रिशन की बात करें तो ये 3 स्टेप में होता है। पहला होता है इंजेशन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, और तीसरा होता है एसिमिलेशन। तीसरा होता है एसिमिलेशन। बहुत इजी है। इंजेक्शन का मतलब होता है किसी चीज को इंजेक्ट करना अपनी बॉडी के अंदर। इंजेक्ट मतलब सिरिंज से इंजेक्ट नहीं करना है, हम किसी चीज को खाते हैं। ह्यूमन बॉडी जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में खाने को खाती है। मैंने न्यूट्रिशन को डिफाइन करते वक्त जो 3 तरह का न्यूट्रिशन मैंने पढ़ाया था उसमें एक टाइप था होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या था? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है कि जब आप सॉलिड, पूरे के पूरे सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस को सीधे इंटेक्ट कर लेते हैं, उसको कहते हैं होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो उसमें इंजेक्शन आता है। दूसरी बात, जब वो खाना आपकी बॉडी के अंदर जाता है ऑसोफेगस होते हुए जाता है, अगर इस ऑसोफेगस यहाँ पर खाना पहुंचा और यहाँ से ऑसोफेगस होते हुए जाता है, तो ऑसोफेगस में किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि ऑसोफेगस में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। और ये ऑब्जेक्टिव बहुत जबरदस्त है। ये ऑब्जेक्टिव बनेगा कि ऑसोफेगस में किसी भी तरह का डाइजेशन होता है या नहीं। नहीं, पहला शुरुआत ऑफ डाइजेशन जो होता है वो वैसे तो माउथ में होता है, लेकिन अगर पूछे, अगर ऑप्शन में माउथ नहीं है तो स्टमक। वैसे डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन माउथ, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन माउथ, लेकिन अगर माउथ ऑप्शन में नहीं है तो स्टमक है। ठीक है, अब स्टमक में खाना पहुंचा तो खाना बेसिकली आप कंप्लीट फूड खाते हो। फूड कैसे खाते हो? फूड को आप कंप्लीट फूड खाते हो। आप कंप्लीट फूड खाते हो जिसके अंदर या तो ग्लूकोज होगा, या तो फ्रक्टोज होगा, या तो कुछ मिनरल्स होंगे,
या तो कुछ विटामिन होंगे। क्या आप किसी विटामिन को अलग से निकाल के खाते हो? हाँ, विटामिन ए है, उठा के खाया, विटामिन B12 है, उठा के खाया, ऐसा खाते हैं? हम लोग होल कंप्लीट फूड को खाते हैं जिसके अंदर सारी चीजें मौजूद होती है। हाँ, ये है कि कुछ खाने ऐसे हैं जिनके अंदर विटामिन ए की क्वांटिटी ज्यादा होगी, जैसे सिट्रस फ्रूट में विटामिन सी की क्वांटिटी ज्यादा होती है। इसी तरह अगर चावल की बात करो तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, ये हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चावल के अंदर प्रोटीन नहीं है, चावल के अंदर प्रोटीन भी है, वो कंप्लीट फूड है बेसिकली, ठीक है। जितने भी हम लोग खाते हैं उसमें कंप्लीट फूड, इसमें आप कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। तो ये सारी चीज आप एक कंप्लीट फूड में खाते हैं, और जैसे ही आपके स्टमक में पहुंचता है तो अब वो खाना डाइजेस्ट होता है। दूसरा स्टेप है डाइजेशन, और डाइजेशन में कुछ भी नहीं होता है, आपका जो ये कंप्लीट फूड होता है, डाइजेशन में क्या होता है, आपका जो ये कंप्लीट फूड होता है, ये कंप्लीट फूड जो है, कंप्लीट फूड ब्रेक होता है, टूट जाता है। किसमें? अलग अलग कंपोनेंट में। बोले तो कार्ब में टूट जाता है, प्रोटीन में टूट जाता है, प्रोटीन के साथ साथ फैट अलग हो जाता है, इसी तरह विटामिन्स अलग हो जाते हैं, मिनरल्स अलग हो जाते हैं, सारी चीजें अलग अलग हो जाती है, सारी चीजें अलग अलग हो जाती है। ये किसमें होता है? डाइजेशन में। तीसरा स्टेप क्या होता है कि अब इन सारी चीजों को, ये जो आपका स्टमक है, ये स्टमक भेजता है इस इंटेस्टाइन के पास, समझ में आया? और इंटेस्टाइन की फोटो अगर मैं बनाऊं तो इंटेस्टाइन को अगर मैं डिटेल में देखें, जब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को अच्छे से, तो वहां पे बताऊंगा मैं। इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक, अरे मेरे भाई क्या हो गया, कलर क्यों नहीं आया? इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उंगली के जैसा प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन मतलब उठा हुआ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। एनसीईआरटी का वर्ड है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के ऊपर, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के ऊपर और माइक्रोविलाइस होती है, ये इसके ऊपर और ज्यादा स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको एक चीज बोला था बायो में, जब भी मैं बोलूंगा कि मुझे सरफेस एरिया बढ़ाना है तो या फिर लेंथ कम करना है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? फोल्डिंग कर देंगे। जब भी हमें बायो में किसी चीज की लेंथ को कम करना है या किसी चीज के सरफेस एरिया को बढ़ाना है, हम क्या कर देंगे? फोल्डिंग कर देंगे। बेसिकली ये इंटेस्टाइन की जो लेयर है, ये इस तरीके से फोल्ड इसलिए होती है कि आपके मान लीजिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट आया, या यहाँ पर फैट आया, या यहाँ पर यहाँ पे या फिर प्रोटीन आया, जो भी आया, इसको ज्यादा से ज्यादा अपने इस सेल के स्टमक के सेल या इंटेस्टाइन के सेल इसको एब्जॉर्ब कर सके, समझ में? ज्यादा से ज्यादा, जब तक सरफेस एरिया ज्यादा नहीं होगा, आप इसको एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा नहीं कर सकते, समझ में? सरफेस एरिया ज्यादा होता है किस वजह से? आपके इंटेस्टाइन में विलाई नाम की चीज होती है। यानी कि ये फिगर किसका है? ये फिगर है VILLI लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं विलाई। क्या पढ़ते हैं? विलाई। विलाई प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, विलाई प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो जाता है खाने का, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब एब्जॉर्प्शन। उसके बाद उस एब्जॉर्प्शन के बाद उसका इस्तेमाल आपकी बॉडी कैसे करती है, उसी सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन, ठीक है। अब बताओ, यहाँ पर खाना डाइजेस्ट हुआ था स्टमक के अंदर, तो स्टमक कहाँ गया? स्टमक में बेसिकली बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, स्टमक में बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि खाना आपका जब भी डाइजेस्ट होगा वो किसी एंजाइम से होगा। किससे होगा? एंजाइम से होगा। खाना जब भी डाइजेस्ट होगा वो किसी ना किसी एंजाइम से होगा। आपने कंप्लीट फूड खाया, उस कंप्लीट फूड में कार्बोहाइड्रेट था, उस कंप्लीट फूड में कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, फैट था, सब कुछ था। अब इसको डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स है। सबसे पहले एंजाइम का नाम होता है अमाइलेज। क्या नाम होता है? अमाइलेज। अच्छा, आज के बाद एंजाइम याद करने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ तुमको याद कैसे करना है। याद इस तरीके से करना है। अमाइल का मतलब होता है कार्ब। अमाइल का मतलब होता है आज के बाद बायो में जब भी कार्ब वर्ड यूज करेंगे तो आप उसकी जगह अमाइल का वर्ड यूज कर सकते हैं। और एंजाइम में हमेशा लास्ट में एज लगा रहता है। क्या लगा रहता? अगर कहीं पे एज लगा हुआ है वो क्या है? अरे बोलना बाबा, वो एंजाइम है। क्या वो? एंजाइम। अगर मैं दूसरे एंजाइम का नाम लिखूं, दूसरे एंजाइम का नाम देख के बताना कि ये किस चीज को डाइजेस्ट करेगा। प्रोटीएज। क्या नाम है इसका? प्रोटीएज। बताइए ये किस चीज को डाइजेस्ट करेगा? हाँ, प्रोटीन। यहां पर प्रोटीन का PROT आया, और एज मतलब क्या होता है? एंजाइम। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला कौन होता है? प्रोटीएज। दूसरी बात, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए आपको, फैट को हम लोग लिपिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंने पढ़ाया था ये वर्ड कि लिपिड फैट को बोलते हैं, 9th क्लास में पढ़ना होता है। लिपिड की बाई लेयर सेल मेम्ब्रेन, याद कीजिए, सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बाई लेयर। लिपिड का मतलब होता है फैट, तो लाइपेज, LIPASE। यहाँ पर देखिए, लिपिड से हमने लाइप उठाया, और एज मतलब होता है एंजाइम, यानी कि लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला कौन होता है? लाइपेज। समझ में? अब ये सारे एंजाइम्स तो
स्टमक भी निकालता है और इंटेस्टाइन भी निकालता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये दोनों एंजाइम निकालते हैं, मतलब ये दोनों ऑर्गन जो है आपके, ये तीनों एंजाइम निकालते हैं। लेकिन कब कौन सा निकलेगा ये डिपेंड करता है उसके नाम पे। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कहा गैस्ट्रिक अमाइलेज, गैस्ट्रिक अमाइलेज, तो स्टमक से जो भी चीजें जुड़ी होती हैं इसको कहते हैं गैस्ट्रिक। स्टमक से जितनी भी चीजें जुड़ी होती है उनको कहते हैं क्या? गैस्ट्रिक। स्टमक से जितनी भी चीजें जुड़ी होती है उनको क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक। स्टमक से जितनी चीजें जुड़ी, कुछ भी आपने देखा होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आपके स्टमक के और पूरा ये आपके ओसोफेगस से लेके आपके एनस तक की जो ट्रैक है, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबी एक नली है, इसको कहते हैं गट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। समझ में? और इसी तरह आपको जो गैस वगैरह के जो डॉक्टर होते हैं उनको गैस्ट्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। जो भी चीजें पेट से या स्टमक से जुड़ी है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक। तो यानी कि अगर ये अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला स्टमक से निकल रहा है तो उसका नाम बोलिए गैस्ट्रिक अमाइलेज। अगर ये लाइपेज आपको स्टमक से निकल रहा है उसका नाम बोलिए गैस्ट्रिक लाइपेज। अगर ये प्रोटीज उसके यहाँ से निकल रहा है तो क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक प्रोटीज। लेकिन ये प्रोटीज आपको प्रोटीज नाम से नहीं आएगा, आपके सिलेबस में एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन। जिसका नाम है पेप्सिन। अच्छा, पेप्सिन कुछ नहीं है, पेप्सिन प्रोटीज है। प्रोटीज वर्ड एनसीईआरटी ने नहीं यूज किया, लेकिन उसने पेप्सिन वर्ड यूज किया, उसने ट्रिप्सिन वर्ड यूज किया है। पेप्सिन जो होता है वो एक तरह का प्रोटीज एंजाइम है। क्या है ये? अगर मैं बताऊं कि प्रोटीज एंजाइम है तो आप क्या समझते हैं कि पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। क्या करेगा? प्रोटीन को। इसी तरह मैं प्रोटीज दूसरा लिखूं, ट्रिप्सिन, एक आता है ट्रिप्सिन। अगर मैं ट्रिप्सिन लिख रहा हूं तो ट्रिप्सिन इज ऑल्सो प्रोटीज। तो आपको क्या लगता है कि ट्रिप्सिन क्या डाइजेस्ट कर रहा होगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। सिंपल सी बात है। तो अब ये पेप्सिन स्टमक के अंदर होता है या ट्रिप्सिन जो होता है इंटेस्टाइन के अंदर होता है? समझ में आया? बस फर्क ये है, ये होता है आपको स्टमक में और ये होता है कहाँ? इंटेस्टाइन में। कौन सा इंटेस्टाइन में? स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ में? अब ये भी कैसे याद रखिए सर, स्मॉल इंटेस्टाइन की लार्ज इंटेस्टाइन? सीधी बात, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेशन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता ही नहीं है। जहां होगा ही नहीं वहां कोई एंजाइम क्या करेगा? कुछ जरूरत है वहां पे एंजाइम की? जब जरूरत ही नहीं है तो वहां पे आप निकाल ही नहीं सकते। समझ में? तो यानी कि पेप्सिन आपके स्टमक में होता है और ट्रिप्सिन आपके इंटेस्टाइन में होता है। अच्छा, ये बताइए कि पेप्सिन जो होता है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। पेप्सिन जो होता है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। एक बात और बता दूं, जहां पर भी प्रो लगा हुआ है, जहां पर भी प्रो लगा हुआ है, जहां पर भी प्रो लगा हुआ है उसको कहते हैं इनएक्टिव। जहां पर भी प्रो लगा हुआ है उसको कहते हैं इनएक्टिव। अच्छा, ये पेप्सिन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है अपनी बॉडी के अंदर, है ना? क्योंकि पेप्सिन जो है अपना, पेप्सिन जो है वो पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। ये बताओ तुम्हारा मसल मेजरली प्रोटीन का बना हुआ है, मसल मेजरली प्रोटीन का बना हुआ है, तो पेप्सिन जब तुम्हारे स्टमक में है तो स्टमक की वॉल को भी तो डैमेज कर सकता है। इसीलिए पेप्सिन जो होता है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है और उसको एक्टिवेट करने के लिए, हमारे जो स्टमक है वो एक केमिकल निकालता है, एक एसिड निकालता है, उसका नाम होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक बात याद रखना कि प्रो जहां पर भी लगा हुआ है, प्रो या फिर लगा हुआ है ओजन, या फिर लगा हुआ है ओजन, कहीं पर भी पूरे बायो में प्रो वर्ड जहां दिखे या ओजन वर्ड जहां भी दिखे, जिसके आगे पीछे बोलना ये जो भी फॉर्म है ये इनएक्टिव फॉर्म है। क्या फॉर्म है? अब मैं बताता हूँ। पेप्सिन आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है पेप्सिनोजन के फॉर्म में। पेप्सिन स्टमक में जो रिलीज होता है ग्लैंड से, उसका जो फॉर्म होता है रिलीज होते वक्त वो होता है पेप्सिनोजन। क्या होता है? अब बताओ, इसके अंदर ओजन लगा हुआ है। अरे बोलो मेरे भाई, इसके आगे ओजन लगा हुआ है। अच्छा, ये कौन सा फॉर्म हुआ? इसका मतलब एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव। अब क्या होगा, आपकी जहां पेप्सिनोजन निकला इसके पीछे पीछे एक HCl नाम का सब्सटेंस दौड़ा दौड़ा आएगा, ये इस पे काम करेगा और इसके ओजन को निकाल फेंकेगा और ये बन जाएगा क्या? पेप्सिन। और जैसे ही ये पेप्सिन बना, अब ये घूमेगा प्रोटीन की तरफ और वो प्रोटीन को तोड़ देगा, छोटे छोटे प्रोटीन को छोड़ देगा छोटे छोटे यूनिट में, छोटे छोटे यूनिट में। प्रोटीन इज नथिंग बट बहुत लंबी सी माला। आपने माला देखा है, तस्वीर देखा है भाई, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बीट्स होते हैं, छोटी छोटी मोतियां होती हैं। उन मोतियों को आप जोड़ दीजिए, धागे से जोड़ते हैं ना, तो बस वही प्रोटीन है। क्या ये? प्रोटीन है। अब वो क्या करेगा, ये जो पेप्सिन है इस प्रोटीन के इस बॉन्ड को तोड़ देगा, सारे एक एक करके सारे बॉन्ड को तोड़ देगा। अब ये बीट अलग अलग हो जाएगी, अब ये बीट अलग अलग हो जाएगी। अब इन बीट का जो नाम होता है वो होता है अमाइनो एसिड। क्या नाम होता है? अमाइनो एसिड। यानी प्रोटीन बना होता है अमाइनो एसिड से, प्रोटीन बना होता है
अमाइनो एसिड से। तो हमारी बॉडी प्रोटीन को अपने आप अपने अंदर डाइजेस्ट नहीं करती है, एक केमिकल सबसे पहले निकलता है HCl, वो पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है, वो पेप्सिन बनता है, वो पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है किसमें, अमाइनो एसिड में। अब हमारा जो पीछे विलाई था वो अमाइनो एसिड को अपनी बॉडी में लेगा और अमाइनो एसिड से अपना मसल बनेगा। समझ में? अरे बोलो मेरे भाई, समझ में? चलिए आइए, दूसरा एंजाइम आपके बॉडी में होता है अमाइलेज। अमाइलेज ये बेसिकली गैस्ट्रिक अगर जगह से निकल रहा है तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक अमाइलेज, और अगर वो आपके इंटेस्टाइन है तो उसको कहते हैं इंटेस्टाइनल अमाइलेज। उसका नाम एक अलग होता है, इंटेस्टाइन वाले वर्ड को अलग यूज करते हैं। बेसिकली जो भी एंजाइम स्टमक में होगा उसके लिए गैस्ट्रिक वर्ड यूज करते हैं। इतनी बातें समझ में आती है? समझ में आता है? अगर लाइपेज है तो लाइपेज कुछ नहीं है, फैट को तोड़ेगा फैटिक एसिड में, फैट को तोड़ेगा फैटी एसिड में, और उसके साथ साथ वो उसके अलावा एक और केमिकल निकलता है जिसका नाम ग्लिसरॉल होता है, वो उससे कोई काम नहीं बेसिकली। वो बेसिकली फैटी एसिड, अपने को याद रखना है कि फैट टूट के किसमें आता है, फैटी एसिड में। तो लाइपेज जो होता है गैस्ट्रिक लाइपेज, वो हमारे फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और लाइपेज का एक्शन बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो होता है। अभी मैं बताऊं तुम्हें, जहां पर भी अगर बूफे सिस्टम है, जहां पे बूफे सिस्टम होता है, वहां पे अगर मान लीजिए कि आपको खाना अनलिमिटेड है, तो वहां पे पता है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पहले रॉ में हमेशा बटर वाला सामान रखते हैं जिसके अंदर फैट बहुत होता है, और फैट से आपका डाइजेशन बहुत स्लो हो जाता है। तो आप जैसे ही खाओगे आपका पेट भर जाएगा तुरंत, आप खाना कम खाओगे। इसीलिए शादी ब्याह में सबसे पहले जाना तो फैट वाला सामान ना ढूंढना, बोलना फैट कम वाला सामान पहले खाएंगे, जब पेट भरने लगे तो अब फैट वाला सामान खाएंगे। समझ में? इसीलिए लोग होटल में जाके पहले स्टार्टर खाते हैं ताकि कम बजट में आपका खाना निकल जाए। स्टार्टर खाने का मतलब ये नहीं कि बजट बढ़ेगा, बजट कम होगा, क्योंकि स्टार्टर जैसे ही खाओगे तुम्हारा आधे से ज्यादा पेट भर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बटर रहता है बहुत ज्यादा। समझ में? स्टार्टर खाने से तुम्हारा पेट भर जाएगा, क्योंकि लाइपेज बहुत स्लो एक्शन करता है, बहुत स्लो एक्शन। उसको खाने को पचाते पचाते पहले तो क्या होता है कि फैट को वो इमल्सिफाई करता है। एक वर्ड एनसीईआरटी यूज किया, इमल्सिफाई। जैसे मान लो कि तुम्हारा पाउच है, उस पाउच को बहुत जोर से मथता है, मथना जानते हो, बटर का भी मथा है, घी निकालने के लिए मक्खन मथा है, वो एक आता है मथने के लिए, मशीन आती है, वो वैसे मथता है वो फैट को पहले, और फैट को मथने के बाद छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है, उसके बाद वो आपकी बॉडी में जाता है। देखिए कितना लंबा प्रोसेस है। इसलिए आपको कहा जाता है कि पहले आपको रेस्टोरेंट में स्टार्टर खाना है, उसके बाद खाना खाएंगे। चलिए, तो दूसरी बात, अब दूसरा पार्ट आता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जो भी एंजाइम है, इंटेस्टाइन की वॉल जो है, अपनी विलाई रखने वाला कोई भी एंजाइम नहीं निकालता है, कोई भी एंजाइम नहीं निकालता है मेरे भाई। ये सबसे पहले तो मिथ दूर करो कि इंटेस्टाइन से कोई एंजाइम निकलता है। नो, इंटेस्टाइन में कोई भी एंजाइम नहीं निकलता है। निकलता है सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट है, वो है आपका पेनक्रियाज। क्या है ये? पेनक्रियाज। इंटेस्टाइन का एक पार्ट जो है ड्यूडेनम, वहां से कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, पूरे इंटेस्टाइन से रिलीज नहीं होते। इंटेस्टाइन के तीन पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। समझ में आया? ड्यूडेनम जो सी शेप का होता है, सी शेप का, वहां से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, और मोस्टली एंजाइम पेनक्रियाज के होते हैं। समझ में आया? पेनक्रियाज। उसके अलावा यहाँ पर आपको यहाँ पर एक लीवर होता है, इसके अंदर बाइल डक्ट होते हुए, वो भी बाइल डक्ट जो है आपका, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, और इसके अंदर से आता है बाइल जूस। क्या नाम होता है इसका? बाइल जूस। बाइल जूस आता है आपके लीवर से। कहाँ से आता है? लीवर से। बाइल रिलीज होता है लीवर के सेल से। कहाँ से? बाइल रिलीज होता है लीवर के सेल से। बाइल कभी भी रिलीज नहीं होता है गॉल ब्लैडर से, याद रखना। बाइल इज नॉट रिलीज्ड फ्रॉम गॉल ब्लैडर, बाइल इज रिलीज फ्रॉम लीवर। गॉल ब्लैडर में वो जस्ट स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर में क्या होता है? वो जस्ट स्टोर होता है। समझ में आया? अब ये क्या है? बाइल क्यों आता है? क्योंकि लाइपेज का एक्शन तभी होगा जब बाइल आएगा। अब सोचो, जैसे ही यहाँ पे लाइपेज का एक्शन कराना है और बाइल नहीं है तो लाइपेज कोई एक्शन नहीं करेगा। इसीलिए बाइल के आते आते जब लाइपेज का एक्शन शुरू होता है, इसीलिए डाइजेशन फैट का लेट होता है। समझ? क्योंकि वो अकेले लाइपेज नहीं करेगा, वो बाइल का भी इंतजार करेगा। समझ में आया? तो बाइल को यहाँ पर जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें स्टोर होता है। Bile is stored in gallbladder. Bile is not released inside gallbladder. It is stored inside gallbladder. Bile is released from hepatocyte, which is the cell of liver. Liver ही बोलेगा, liver के सेल को hepatocyte कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर मैं आऊँ तो इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं। एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेजुनम, एक होता है इलियम। क्या आपने पढ़ा है? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम तीन पार्ट होता है। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट नीचे वाला होता है। ठीक है, उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा ये बताइए, लार्ज इंटेस्टाइन का नाम लार्ज इंटेस्टाइन उसके लेंथ की वजह से नहीं होता है, उसके डायामीटर की वजह से होता है। उसके डायामीटर की वजह से। लार्ज इंटेस्टाइन इज नॉट दैट इनफ लॉन्ग देन
स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लंबा होता है इन कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन को क्यों फिर लार्ज कहते हैं? क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर इज मोर देन स्मॉल इंटेस्टाइन के डायामीटर। समझ में? अब इस लार्ज इंटेस्टाइन के इस वाले पोर्शन में एक वेस्टाइजल ऑर्गन है, जिसमें पुराने जमाने के इंसान जो हर्बीवोरस हुआ करते थे उनके लिए कुछ एंजाइम्स वहां पे स्टोर होती थी। मैंने एक बार डिस्कस किया था कि जो भी हर्बीवोरस होते हैं उनको ये सेलुलोज डाइजेस्ट करना होता है, बताया था कुछ। बेसिकली आपको प्लांट सेल में सेलुलोज का एक वॉल होता है, सेल वॉल को सेलुलोज का जो बना होता है प्लांट का, तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करना इज नॉट एन इजी टास्क, बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जितने भी ग्रेजर्स होते हैं, घास चरने वाले, वो पाच करते हैं, बाद में खाने को दोबारा ला करके अपने गट से निकाल के उसको दोबारा चिबाते हैं ताकि और ज्यादा डाइजेस्ट कर सके। सेलुलोज को डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है। तो पुराने ज़माने में जब लोग कच्चा फल या कच्ची सब्जियां खा जाते थे तो उनके लिए अलग से, क्योंकि क्या है हम तो वो काम नहीं कर सकते हैं, उनके लिए अलग से एक एंजाइम, कुछ एंजाइम इस अपेंडिक्स के अंदर रहता था जो बाद में निकलता था और जाके उस सेलुलोज को बचाता था। लेकिन अब तो हम वैसा करते नहीं, तो पका लेते हैं बढ़िया एकदम। तो अब तो कच्चा खाते नहीं है, तो सेलुलोज तो पक जाता है गैस पे, सब बढ़िया एकदम। तो अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए कहते हैं वेस्टाइजल ऑर्गन है। ये क्या है? वेस्ट ऑर्गन है, वेस्टाइजल है ये, डब्ल्यू से नहीं वी से लिखते हैं इसको। वेस्टाइजल ऑर्गन है वो ऑर्गन जो धीरे धीरे इवोल्यूशन के साथ खत्म होने की कगार पे होता है, जिसका इस्तेमाल ह्यूमन बॉडी नहीं कर रही होती है, उसको कहते हैं वेस्टाइजल ऑर्गन। हमारी बॉडी में आपके सिलेबस के हिसाब से अपेंडिक्स इज अ वेस्टाइजल ऑर्गन, और ये मेरे हिसाब से आपके सवाल में कल आने वाला है, जो भी दिन आपका पेपर होगा, क्योंकि यही सवाल है जो एक आउट ऑफ द बॉक्स जाता है एनसीईआरटी के बाहर, लेकिन अपना को पढ़ना है। समझ में? दूसरी बात कि ये यहाँ से एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं एनस। एनस से बेसिकली कुछ भी नहीं है। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? जो भी डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन ने लार्ज में डाला, अब उसके अंदर वाटर कुछ होगा, उस लार्ज इंटेस्टाइन में जब खाना स्टोर होता है, रुकता है उसके अंदर, तो लार्ज इंटेस्टाइन कोई डाइजेशन नहीं करता है, सिर्फ वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? लार्ज इंटेस्टाइन में नो डाइजेशन अकर, ओनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर। समझ में? दो जगह जहां पे अपने पूरे गट में डाइजेशन नहीं होता है, एक एसोफेगस और दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन। एसोफेगस में तो कुछ भी नहीं होता है, एसोफेगस में कुछ भी नहीं होता है। बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में कम से कम वाटर एब्जॉर्ब होता है, और वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद एनस से हमारे फीकल मैटर बाहर आता है, फीकल मैटर बाहर आता है, और ये सॉलिड के फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है? सॉलिड के फॉर्म में आता है। समझ में? फीकल मैटर वो होता है जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जो वेस्ट बचता है। समझ में? अच्छा, एक बात और, ऑसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, तो ऑसोफेगस इज नथिंग बट इसके अंदर एक चीज होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पुचुक पुचुक वाला मूवमेंट देखा है? पुचुक पुचुक वाला मूवमेंट देखा है? कभी तुमको खाना अटका है? मुझे बहुत अटका है। कभी खाना अटका है? मजाक मत, सही एकदम सीरियस, मैं तो वो फील कराऊंगा वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है। खाना अटके तो थोड़ी देर के लिए तुम सांस रोकते हो, ऑटोमेटिक रुकेगा, तुमको रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। अगर तुम खाना अटक गया ना, सांस ले लिया, कहानी खत्म, थोड़ा उसमें घुस जाएगा ट्रैकिया में, और बस हल्का सा एक बूंद चला जाता है ट्रैकिया में तो आंख से पानी सब आ जाता है, तो ट्रैकिया में वो चला जाएगा, इसलिए हमारा सांस ऑटोमेटिक रुक जाता है, क्योंकि एपिग्लोटिस अपने आप बंद हो जाता है। व्हाट इज एपिग्लोटिस पढ़ाऊंगा मैं। एपिग्लोटिस अपने आप बंद हो जाता है, जैसे ही बंद होता है तो खाना अब उसको नीचे जाना है, तो आप जब फील करोगे आपके चेस्ट वाले सेक्शन में थोड़ा धीरे धीरे खाना नीचे जा रहा होगा, एकदम धीरे धीरे, वो वाली जो मूवमेंट है उसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जैसे मान लो क्या है, जस्ट यहाँ पे ये मान लो पूरा एसोफेगस, यहाँ पे खाना आया, वो जैसे इस सेक्शन में आया तो ये इस तरीके से चपेगा, फिर खाना नीचे पहुंचेगा तो अब इसको और नीचे पहुंचाने के लिए ये चपेगा, फिर ये चपा तो खाना अब यहाँ पहुंचा, फिर ये चपेगा, फिर ये वाला पार्ट, फिर ये चपेगा, तो इस तरीके से खाना नीचे जाता रहता है। इस तरीके के मूवमेंट को क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अच्छा, ये बताओ एसोफेगस आगे होता है कि पीछे? आपको सामने तो जो दिखता है एसोफेगस है या ट्रैकिया है? ट्रैकिया है। एसोफेगस साइड में होता है, ना आगे ना पीछे, वो आपके साइड होता है। समझ में? एसोफेगस साइड में होता है, एसोफेगस से खाना मूव करता है विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। खत्म हो गया हमारा, 2 मिनट में खत्म कर देंगे। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट समझ में आता है। अब इसमें अब माउथ में जब भी हम लोग खाना इंजेस्ट करते हैं, जब भी हम इंजेक्शन करते हैं, तो हमारे माउथ में जाने के बाद एक ऐसा पोर्शन आता है जहां पर खाने को और सांस को एक साथ पहुंचना होता है। खाने को और सांस को एक साथ पहुंचना होता है। जैसे चौराहा नहीं देखा है? चौराहे में इधर से भी रोड आ रही, इधर से भी रोड आ रही, एक साथ पहुंच रहे हैं। अगर एक साथ पहुंचेंगे तो एक्सीडेंट। अरे बोलना मेरा भाई, अगर खाने के साथ सांस ले लिया तो दिक्कत है। तो इसीलिए कहते हैं जब वो जगह जहां पर 2 जगह से रास्ते मिलते हैं उसको चौक कहते हैं। अगर कहीं पर टी बन रहा है तो टी पॉइंट बोलते हैं, या बोलते हैं चौक है, 2 रास्ता है, 2 पहिया बोलते हैं, जो भी बोलते हैं,
वो चौक बोलते हैं। लेकिन हमारे में जब खाना इंजेस्ट करते हैं और सांस की दोनों की नली, नाक से पहुंचने वाला एरिया और माउथ से पहुंचने वाला एरिया, यहां पर एक कॉमन एरिया होता है। क्या होता है? कॉमन एरिया होता है। उस कॉमन एरिया का नाम होता है फेरिंग्स। क्या नाम होता है? फेरिंग्स। इस कॉमन एरिया का नाम होता है फेरिंग्स। क्या होता है? फेरिंग्स। व्हाट इज फेरिंग्स? फेरिंग्स इज नथिंग बट कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड एंड एयर, फूड एंड ऑक्सीजन मैंने नहीं बोला। मैं रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से डिवाइड करूंगा एयर और ऑक्सीजन में क्या फर्क है। ऑक्सीजन एयर में बहुत कम है, 78% 70% सॉरी 70% है। तो कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर कौन सा पार्ट हुआ? फेरिंग्स। अब सुनो, यहाँ पर आगे की तरफ ओसोफेगस, सॉरी आगे की तरफ ट्रैकिया, उसके साइड में ओसोफेगस। मैं पीछे दिखाता हूँ। ये ओसोफेगस है, ये ट्रैकिया है, इसमें सी शेप कार्टिलेज है, वो सब देखेंगे। अब बताओ, इसके ऊपर एक फ्लैप रहता है। क्या रहता है? फ्लैप। इस तरीके से अगर मान लो ये ओसोफेगस है तो इसके ऊपर ढक्कन रहता है। इसके ऊपर ढक्कन, सॉरी ट्रैकिया के ऊपर ढक्कन होता है और इस साइड ओसोफेगस है। जैसे ही सांस आई, या तो सांस पहले जाएगी या खाना पहले जाएगा। अगर मैंने मान लिया खाना पहले जा रहा है तो खाना जैसे ही पहले जाएगा तो ये जो ग्लोटिस है, ये एपिग्लोटिस, इस माउथ को ग्लोटिस कहते हैं और इसके ऊपर जो फ्लैप रहता है इसको एपिग्लोटिस कहते हैं। ये बंद होता है और जैसे ही फ्लैप बंद हुआ तो अब सांस तो जाएगी नहीं, पहले खाना जाएगा। खाना चला गया, उसके बाद ये फ्लैप खुला, आप आराम से सांस लोगे। कभी मत करना कि खाने के साथ सांस लो, वो तुमसे ऑटोमेटिकली चल रहा है। पता लगा आज पढ़ा है तो जाके आज सांस भी ले ना, मत करना, कसम से तू हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। एक बूंद पहुंचा ना तुम्हारे ट्रैकिया में, कहानी खत्म हो जाएगी। समझ में? और ऑटोमेटिकली ये आपको नेचर ने आपको फ्रेम किया है आपकी बॉडी को इतना बेहतरीन कि आप सांस नहीं ले पाते हो किस वक्त? खाते वक्त। या तो खाओगे या फिर सांस लोगे, दोनों का एक साथ नहीं होगा। दूसरी बात, जब इसके अंदर पहुंचा तो कौन सा मूवमेंट होगा? पेरिस्टाल्सिक। स्टमक में पहुंचेगा, बहुत सही बात, कोई बात नहीं। यहां तक इस पार्ट को याद रखिएगा, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अगर ऑक्सीजन लिखा है कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ज्यादा अच्छा कौन है? एयर। ठीक है, अब सुनिए, यहां पर मैंने एक लीवर पढ़ाया। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ग्लैंड उसे कहते हैं जहां से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। अब बोलोगे भाई एंजाइम, यहां से तो बाइल आ रहा था। बाइल इज नॉट अ एंजाइम। बाइल इज नॉट अ एंजाइम। बाइल सही में कोई एंजाइम नहीं है। बाइल कोई आपका डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, वो बस फैट को तोड़ता है, इमल्सिफाई करता है। लेकिन लीवर के अंदर से बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स निकलते हैं जो आपको बड़े लेवल पे पढ़ना है, जिसमें आपका किडनी के उसमें रोल होता है बहुत बेहतरीन, जिसमें वो एंजियोटेंसिन पूरा एक रास सिस्टम चलता है, वो भी पढ़ना है अपने को। लेकिन यहाँ पर ये सबसे बड़ा ग्लैंड आपकी बॉडी का होता है। दूसरा ग्लैंड जो पेनक्रियास पढ़ना है, दो तरह का ग्लैंड अपने सिलेबस में है। एक है इंडोक्राइन, एक होता है एक्सोक्राइन। इंडो मतलब होता है अंदर, एक्सो मतलब होता है बाहर। इंडो मतलब होता है अंदर, एक्सो मतलब होता है बाहर। इंडो मतलब अंदर, किसके अंदर? ब्लड के अंदर। किसके अंदर? वो ग्लैंड जो ब्लड के अंदर कोई चीज देता है उसको कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। वो जो ब्लड के अंदर नहीं देगा, कहीं और देगा, उसको कहते हैं एक्सोक्राइन। तो जितने भी अपने डाइजेशन वाले ग्लैंड है वो सब के सब एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये सब पढ़ा हुआ है ना अपने भैया, इसे पढ़ा हुआ है ना, इसलिए मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बोलता जा रहा हूँ क्योंकि ये भाई रिवीजन है। एक्सोक्राइन उसे कहते हैं जो अपने जो भी अपने सब्सटेंस को निकालता है वो वहीं पे निकाल देता है जहाँ पे वो ग्लैंड होता है। पेनक्रियास जैसे यहाँ पे कनेक्टेड है तो ये यहीं पे आपको अपने सारे एंजाइम्स छोड़ देगा। तो मैं पेनक्रियास इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड, एक ऐसा ग्लैंड जो इंडो भी है जो एक्सो भी है, उसको कहते हैं हेटेरो। पेनक्रियास इज द हेटेरोक्राइन ग्लैंड। इसका पूरा एक अलग से चैप्टर है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, वहाँ पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद बाकी जितने भी एंजाइम है, स्टमक के हो या आपके इंटेस्टाइन के हो या लिवर हो, वो सब के सब एक्सोक्राइन है। जहाँ पे निकलेंगे वहीं पे छोड़ देंगे। इंडो मतलब अंदर, ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर बाद में पढ़ेंगे। अभी जहाँ पे छोड़ देंगे उसको एक्सोक्राइन कहते हैं। ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में और आपको ये स्टमक के अंदर ये सब एंजाइम जो है वो सारे के सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। समझ में? इससे ज़्यादा आपको न्यूट्रिशन में नहीं पढ़ना। न्यूट्रिशन के लास्ट में एक छोटा सा पोर्शन उसने डेंटल कैरीज नाम से पढ़ाया है। डेंटल कैरीज इज नथिंग बट स्टिकी फ्लूइड है येलो कलर का जो आपके दांत में वो लगा रहता है, उसको कहते हैं प्लैग। प्लैग उसने पढ़ाया है। प्लैग आपने उसको पढ़ाया, उसने पढ़ाया जब आप शुगरी स्नैक्स खाते हैं और मुंह नहीं धोते हैं तो वो शुगर आपके दांत के जड़ में, आपके गम के पास रह जाता है और उसमें बैक्टीरिया अपना फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन क्या होता है अच्छे से जानते हैं? फर्मेंटेशन करता है और फर्मेंटेशन करने के बाद वो वहाँ पे एक स्टिकी कलर का येलो फ्लूइड छोड़ देता है, इसको कहते हैं प्लैक। समझ में? इसको कहते हैं डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज मतलब दांत की बीमारी। उसमें एक प्लैक पढ़ाया, उसने छोटे से नीचे सेक्शन में नोट्स करके पढ़ाया। इससे ज़्यादा आपकी न्यूट्रिशन नहीं होगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो सारी बात कैच होगी। चलिए सर, हो गया खत्म, बंद कर दिए सर।